Hello students, this is Deepali Pandey and you are watching me on your favorite channel Abhyas Institute. आज हम शुरू करेंगे वन शॉर्ट सीरीज़ ऑफ द चैप्टर्स फॉर क्लास 10 एंड आज का जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि भाई हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो परमानेंट है या वो टेम्परेरी है, तो वो किस तरीके का चेंज हमें शो करते हैं। अगर वो परमानेंट चेंज है तो हमें उनसे क्या सीखने को मिल रहा है, अगर वो अगर वो फिज़िकल चेंज है, नॉन परमानेंट चेंज है, तब वो हमें क्या दिखाते हैं एंड हाउ कैन यू नोटिस देम, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट देम एंड हाउ कैन यू राइट देम। ठीक है, सो कुछ फीचर्स हैं, लाइक सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ सीक्वेंस में कि व्हाट ऑल पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, लाइक पॉइंट वाइज आप लोगों के पास समरी हो जाएगी कि इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूँगी केमिकल चेंज के बारे में एंड फिज़िकल चेंज के बारे में। सो केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है एट फर्स्ट। ओके, केमिकल चेंज हो गया, फिज़िकल चेंज हो गया, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम फिज़िकल चेंज को यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस ओनली केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज के बेसिस पे वी विल लर्न कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन सीखा। अब केमिकल रिएक्शन जो होती है, किस तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ विल यू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, उसके क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो वी विल राइट हेयर हाउ विल यू कन्फर्म, how will you say, you can write this also, how will you say that chemical reaction has taken place। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं एंड उसके बाद हम कुछ इंफॉर्मेटिव थिंग्स यूज़ करेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से लिखना है। बट बिफोर दैट वी कैन राइट केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से शो करें कि वो केमिकल इक्वेशन कहलाए, एंड फ्यू इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेटिव लिख सकते हैं, फ्यू इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन। भाई हम केमिकल रिएक्शन को शो कर रहे हैं, उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसको किस तरीके से हम शो कर सकते हैं। सो फ्यू इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन हो गया। उसके बाद वी विल नो कि भाई बैलेंसिंग कैसे करनी है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के क्या क्या फीचर्स हैं, भाई रिएक्शन को हम बैलेंस कर रहे हैं तो क्या पॉइंट्स हमें याद करने हैं, कैसे हमें उसको बैलेंस करना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम नॉर्मली कितने टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, we will learn about displacement reaction, and then double displacement reaction, at last I'll tell you oxidation and reduction. Okay, after that there will be corrosion and rancidity.
अगर ये चैप्टर किसी ने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, सो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर 1 इन लाइंस में लिख दिया है अच्छे से। सो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके अंदर भी थोड़े मोड़े टॉपिक्स आएंगे, सब टॉपिक्स होंगे, बट मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आपको चैप्टर की समरी पता है कि मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है, अगर आपने चैप्टर को अपने फिंगर्स पे काउंट कर लिया, टॉपिक्स अपने फिंगर्स पे काउंट कर लिया, सो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारे अंदर खुद ब खुद ये फीलिंग आएगी कि येस आई कैन राइट वेल इन एग्ज़ाम्स। सो दैट फीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। सो सबसे पहले आप लोग ये नोट करो कि भाई हमें क्या क्या चीज़ इसमें पढ़नी है, क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। सो मैं मिटा देती हूँ इसको। सो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर कुछ फिनोमिना से जो कि हमारे आसपास हो रहे हैं और जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो फिज़िकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो कि कह सकते हो एक नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। Okay, so I have written it here. The process or the change in which no new substances are formed are known as physical change. Physical changes जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? They are reversible also. आप बोल सकते हो कि वो reversible है and they are not permanent. They are not permanent. Means आप कह सकते हो कि जैसे आपने पानी लिया एक बाउल में, उसको फ्रीज़र में रखा, फ्रीज़र में रखने पर क्या हुआ, पानी आइस में कन्वर्ट हो गया। अब मम्मा ने कहा बेटा फ्रीज़र से जो है आइस निकाल के लाओ। अब जब आइस को बाहर निकाल के रखा फ्रीज़र से, तो थोड़ी देर बाद वो आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में अगेन कन्वर्ट हो गई। सो यहाँ पर आपने देखा कि वो रिवर्सिबल है। क्या है रिवर्सिबल? कि आपने वाटर को किस में कन्वर्ट किया, आइस में, एंड देन आइस को आपने अगेन किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में। पर थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ यहाँ पर करनी पड़ी। वो चीज़ ये थी कि हमने यहाँ पर टेम्परेचर को डाउन किया और यहाँ पर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। सो ये वाला जो एरो है ये हमें बताता है कि यहाँ पर रिवर्सिबल चेंजेस हैं। द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। और बताओ कुछ और एग्जांपल जो कि आपको लगता है, जैसे आपने पेपर को टीयर किया, ठीक है, टीयरिंग ऑफ पेपर। आपने अगर टीयरिंग ऑफ पेपर किया तो आपने सिर्फ और सिर्फ पेपर के टुकड़ों का शेप चेंज किया। आपने पेपर के कैरेक्टर में, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं किया। पेपर तब भी पेपर था जब वो बुक के अंदर था या नोटबुक के अंदर था, और पेपर को जब हमने टीयर कर दिया तो वो अभी भी पेपर है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये एक फिज़िकल चेंज है। बहुत आते हैं क्वेश्चन कि आपने सैलड बनाया, आपने सब्जियों को काटा, आपने खीरा काटा, आपने टमाटर काटा, आपने अनियन काटा। सो आपने जब सैलड प्रिपेयर किया तो क्या आपने फिज़िकल चेंज डेमोन्स्ट्रेट किया या केमिकल चेंज डेमोन्स्ट्रेट किया? देखो, आपने सैलड काटा ना, तो भी खीरा तो खीरा ही है ना, अनियन तो अनियन ही है, टोमेटो तो टोमेटो ही है। सो यानी कि यहाँ पर उस जो भी चीज़ आपने यूज़ किया कटिंग में, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। दे आर स्टिल कैरिंग द सेम प्रॉपर्टी विच दे हैड अर्लियर। सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। आपने वैक्स लिया और उसको मेल्ट किया, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। सो जब आपने वैक्स को मेल्ट किया तो क्या हुआ, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मेल्ट करने से पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, अब वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब दोबारा से आप उसको छोड़ दो, उसको नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा तो जो वैक्स था ना वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये एक फिज़िकल चेंज है। तो फिज़िकल चेंज को याद रखो कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। आपने मिक्सचर बनाया, कुछ मिट्टी ली, कुछ उसके अंदर रेता डाल दिया, कुछ आयरन की फिलिंग्स डाल दी, तो फिज़िकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ? फिज़िकल चेंज है बच्चों, क्योंकि आपने इस प्रोसेस को करने में कोई हीट नहीं दी या फिर ना ही कोई हीट को स्नैच किया है। सो दिस इज़ जस्ट अ मिक्सचर। सो सबकी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो पहले थी वो अब हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, और दिस चेंज इज़ रिवर्सिबल। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड
कॉल्ड फिजिकल चेंज। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में ही देखें, हमने खाना खाया, खाने को डाइजेस्ट किया, खाने को डाइजेस्ट करके हमने क्या किया, हमने उस खाने से न्यूट्रिशन लिया, हमने उस खाने से ग्लूकोज लिया, प्रोटीन लिया, है ना, हमने उससे फैट लिया, हमने उससे मिनरल्स लिए। बट अब क्या हुआ, जो रेजिड्यू था, जो कि हमारे लिए यूजलेस पार्ट था, वो हमने उसको एक्सक्रीट किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस देखने के लिए मिला। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो कुछ और थे, और अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ और है। ठीक है, वी कैन नॉट रिवर्स इट। अगर हम चाहें कि भाई हमने जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया खाने के थ्रू, हमने जो भी न्यूट्रिशन मिला, हम चाहते हैं कि वो दोबारा से खाना बन जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब सोचो, अभी आप क्लास 10th में हो, एक साल पहले आप क्लास 9th में थे, उससे पहले आप क्लास 8 में थे, है ना। सो क्या था, उस वक्त जो आप दिखते थे, क्या वो आप आज भी वैसे ही दिखते हो? अच्छा सोचो, चलो वो तो बहुत पुरानी बात है, कल रात आप जब सोए थे, क्या आप कल की तरह भी दिखते हो? नहीं भाई, आपकी बॉडी में लगातार सेल्स डिवाइड हो रही हैं, सेल्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, लगातार आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बट यू कांट नोटिस इट, you can't notice it. So this is your growth which is taking place each and every second in your body. That is a kind of chemical change. Changing of milk into curd is a chemical change. Boiling of rice, boiling of vegetables, okay, ripening of fruits, chemical change है. Burning of paper, chemical change है. Burning of wood, chemical change है. बहुत सारे चेंजेस जिनसे नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, चाय बना दो, केमिकल चेंज है। सो यहाँ पे जितने भी फिनोमिना हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, इवन अभी मैंने ऑक्सीजन लिया और मैंने CO2 रिलीज़ किया, तो मैंने जब ऑक्सीजन अंदर लिया, मैंने उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, एंड मैंने CO2 रिलीज़ किया, मैंने वाटर रिलीज़ किया, मैंने एनर्जी रिलीज़ की। सो ये प्रोसेस भी केमिकल चेंज के अंदर आएगी। सो केमिकल चेंजेस आर एवरीवेयर। आवर फुल लाइफ इज surrounded by physical changes and chemical changes, but this is very very important। बच्चों, आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कहाँ फिजिकल चेंज हो रहा है और कहाँ केमिकल चेंज हो रहा है। सो इस पूरे चैप्टर में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। मैंने यहाँ लिखा है, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। फाइन। सो अगर कंटेंट समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक करो और पहले कमेंट करो कमेंट बॉक्स में कि आपको अभ्यास इंस्टीट्यूट पर ये जो 1 शॉर्ट वीडियो है ये कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताओ, करेक्शन करना है तो करेक्शन बताओ, क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो वो भी बताओ। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे केमिकल चेंज का एक और स्टेप जो कि बताता है कि भाई केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब एक ऐसी प्रोसेस जो कि डेमोन्स्ट्रेट करती है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है, द प्रोसेस विच डेमोन्स्ट्रेट केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब मैं बोलूँ कि भाई मुझे ये जो मैंने अभी रेस्पिरेशन का एग्जांपल दिया उसमें मैंने क्या प्रोसेस इन्वॉल्व किया, मतलब मैंने किस तरीके से इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किया, है ना। सो उसमें जो प्रोसेस थी वो स्टेप्स जो थे, अगर मैं उन स्टेप्स को एक लाइन में लिखूं, बताना चाहूँ तो फिर वो कहलाएगी केमिकल रिएक्शन। सो द प्रोसेस विच डेमोन्स्ट्रेट केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिस्ट्री में क्या होता है कि भाई जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो जैसे मैराथन होती है ना, मैराथन, उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दौड़ते हैं, है ना। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वॉलेंटरली आ रहे हैं या नॉन वॉलेंटरी आपकी वजह से आ रहे हैं, पर जो रिएक्शन में प्रेजेंट हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट्स। उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एंड जो रिएक्शन के बाद जो हमें मिलते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दीज थिंग्स, जैसे A
प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी। सो यहाँ पर ए और बी क्या है, ये दोनों पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि इनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और रिएक्शन के बाद ये जो सी और डी मिल रहा है, व्हाट दे आर प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स है। तो किसी भी रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो लगाना होता है और इस एरो के थ्रू आपको शो करना होता है कि भाई जब ये रिएक्शन बने, मिले, कंबाइन हुए, तब हमें दो प्रोडक्ट मिले जो भी कंबाइंड फॉर्म में डिस्प्ले हो रखे हैं, ठीक है। सो ये एरो जो है ये दर्शाता है कि रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लियरली, बच्चों आप भी लिख लो। एंड नाउ व्हाट इज द मेन थिंग, भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये आप ऑब्जर्व कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। देयर विल बी फ्यू इंडिकेशंस, फ्यू इंडिकेटर्स। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ सिग्नल्स मिलेंगे आपको जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि ये बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। सो चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है, जैसे आपने जब दूध को जमाया था, जब आपने मिल्क में 1 या 2 चम्मच कर्ड बनाने के लिए डाला था कर्ड, सो आपका जो दूध जो था, जो मिल्क था, वो लिक्विड स्टेट में था, बट जब वो दही बन गया तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, वो क्या बन गया, सेमी सॉलिड बन गया, है ना। सो चेंज इन स्टेट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई H2 लिया, O2 लिया, आपने क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो H2 क्या था, गैस था, O2 क्या थी, गैस थी, बन क्या गया, लिक्विड, है ना। सो इस तरीके से आपको जो है रिएक्शंस को आप देख सकते हो कि हाउ द चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस, किस तरीके से स्टेट में चेंज देखने के लिए मिलता है। बच्चों चेंज इन कलर का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने ले लिया आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से की जाती है तब बनता है आयरन सल्फेट एंड प्लस बनता है कॉपर। यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है, ये कलर ब्लू होता है, बट रिएक्शन के बाद ये जो कलर होता है ना, ये कलर चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन में। तो यहाँ पर भी कलर चेंज देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा कलर चेंज के लिए आप जो है एक और एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे आप ले लो लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन जब मिक्स किया जाता है तब बनता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। मैं अभी बैलेंस नहीं कर रही हूँ, अभी बैलेंस करके मैं आपको ये वाली रिएक्शंस अभी दोबारा से भी यूज़ करूँगी, देन आई विल टेल यू हाउ टू बैलेंस देम। बट लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ करता है रिएक्शन, सो दिस इज कलरलेस, दिस इज कलरलेस, आप कह सकते हो वाइट 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 क्रिस्टल्स होते हैं और यहाँ पर आपको येलो PPT देखने के लिए मिलता है, येलो प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलता है। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दो, सनलाइट में रख दो, तब आपको Ag+Cl2, ठीक है, इसका जो कलर होता है वो सिल्वर होता है और यहाँ पर ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सिल्वर जो कलर होता है ये ग्रे में चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर भी चेंज इन कलर देखने के लिए मिला। देयर आर मैनी रिएक्शंस, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, नोबडी इज़ फोर्सिंग यू कि भाई आपको यही रिएक्शन लिखनी है। अगर आपको लगता है कि कोई भी रिएक्शन और आपके माइंड में है तो आप उस रिएक्शन को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि जब कोई भी रिएक्शन होगी सो दो प्रोसेस मिलेंगी, या तो हीट इन्वॉल्व होगी या फिर हीट रिलीज होगी, ठीक है। जैसे आपने जब रेस्पिरेशन किया तब आपकी बॉडी से हीट रिलीज हुई। जब आपने देखा होगा जब आप रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो हैवी, तब आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन बहुत फास्ट हो रहा होता है। सो कोई भी रिएक्शन जब होती है तो हीट लिबरेट हो सकती है या फिर हीट इन्वॉल्व हो सकती है। सो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दे सकते हैं एग्जांपल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ले लो और उसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ,
कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस निकलेगी हीट। यहाँ पर जो कंटेनर होगा ये हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। सो ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ लेंगे कि क्या होता है। इसके अलावा जब हम CaCO3 को हीट करते हैं तब ये देता है CaO प्लस CO2। सो ये भी क्या है, इसमें भी हीट दी जा रही है, इसमें हीट रिलीज हो रही है बट इसमें हीट गिवन है। सो इस टाइप की जो रिएक्शन है ये रिएक्शन दर्शाती है चेंज इन टेम्परेचर। सो यू कैन नोट डाउन देम। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में सेम हम वही रिएक्शन लिख सकते हैं जो अभी मैं चेंज इन कलर में लिखी थी। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि येलो है इन कलर, येलो इन कलर, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट होता है एक सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड प्रेजेंट हो, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड अगर लिक्विड में प्रेजेंट है तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट अनदर एग्जाम्पल। जब हम सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तब बनता है बेरियम सल्फेट और बनता है NaCl, ठीक है। सो यहाँ पर बनता है वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो कि बेरियम सल्फेट का होता है और दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और यहाँ पर भाई फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दिखाया जा सकता है। सो ये थे आपके पास कुछ कुछ गाइडलाइंस, कुछ आप कह सकते हो थोड़ा बहुत सिंबल्स जो कि आपको ये बता रहे हैं कि भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन हो रही है कैसे पता लगाओगे? चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन स्टेट होगा, है ना, और चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा चेंज इन स्मेल भी हो सकता है। जब गैस रिलीज होगी किसी भी रिएक्शन में तो कहीं पे स्मेल आपको बताएगी कि भाई कुछ गैस रिलीज हो रही है, कुछ क्या बन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग स्मेल डिफरेंट होगी और फिर वो आपको डेमॉन्स्ट्रेट करेगी कि यस केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सो ये आपने नोट डाउन किया होगा। बच्चों केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो हमने केमिकल रिएक्शन ली है, अगर हम उस केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में ना लिख करके फॉर्मूलाज का यूज़ करें या सिंबल्स का यूज़ करें उस रिएक्शन को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, तो वो उस टाइप की जो रिएक्शन है ना उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे मैथ्स में नहीं होती है ना केमिकल इक्वेशन वैसे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन का हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। अब अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको, भाई यहाँ पर एक केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर, बट अभी ये केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगी जब तक मैं हाइड्रोजन का फॉर्मूला ना लिखूँ। भाई हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? गैस है। सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने वाटर दिया तो वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पर? H2O हुआ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई ये वर्ड इक्वेशन है। अब अगर मैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिख करके उसको CO2 लिख दूँ तो ये क्या हो गया? दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। अगर मैं लिखूँ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया, अगर हमने ऐसा लिखा गिव्स आउट अमोनिया, सो यहाँ पर नाइट्रोजन N2 प्लस H2, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। बट अनटिल एंड अनलेस मैं इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस ना करूँ, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड ना करूँ, तब तक ये एक स्केलेटन है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्केलेटन। इसको स्केलेटन इक्वेशन भी बोल सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब इस रिएक्शन के, इस इक्वेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। वो क्या चीज़ें हैं? जैसे बच्चों सुनो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये गैस है, आपके जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो सकते हैं वो
सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर वो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। सॉलिड तो सभी जानते हैं, लिक्विड भी सभी जानते हैं, गैस भी सभी जानते हैं। ये एक्वस फॉर्म का मतलब ये है कि कोई किसी भी चीज़ का सोल्यूशन इन वाटर। सो आपको ये मेंशन कर दो अगर आप इसको, लाइक यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है भाई, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो भाई हाइड्रोजन के आगे हमने क्या लगा दिया, गैस। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, गैस। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लिक्विड। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है और इंफॉर्मेशन ऐड हो जा रही है इस रिएक्शन में। सो दैट विल शो योर स्टैंडर्ड टू। सो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे आयरन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर आयरन सॉलिड फॉर्म में होगा, लेकिन वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में होगा, तभी यहाँ पर गैस मेंशन है। और यहाँ पे बनेगा आयरन ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होगी। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसेस फॉर्म में होती है, जब वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में होती है, तो अल्कोहल बनता है, मिथाइल अल्कोहल, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पर हम कुछ और इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम वो जो एरो होता है उसके ऊपर हीट का साइन लगा सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल का मतलब है कि वी आर गिविंग हीट, रिएक्शन में हीट देने की ज़रूरत पड़ रही है तभी रिएक्शन होगी। या फिर बाद में हीट क्या हो सकती है, लिबरेट हो सकती है। सो देयर आर सम मोर इन्फॉर्मेशंस विच कैन बी एडेड। प्रेशर ऐड कर सकते हैं, टेम्परेचर ऐड कर सकते हैं, कैटलिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं हम रिएक्शन में वो भी ऐड कर सकते हैं। तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो इतना हमें प्रेशर रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन को करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है लिक्विड फॉर्म में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है और वाटर होता है। तो ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में मिल रहा है, ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में मिल रही है एंड वाटर भी लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। सो दीज थिंग्स, ये वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये आपके कोर्स में हैं, आपको लिखना है इनको और समझना भी है कि किस तरीके से हो रहा है। केमिस्ट्री में जो क्लास 10 की केमिस्ट्री है उसकी खास बात ये है जो मुझे अच्छी लगती है, वो ये है कि बहुत ही लिमिटेड केमिकल रिएक्शंस आपके कोर्स में हैं और वो रिएक्शन आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने यहाँ पर याद किया और आपको लगता है कि अच्छा ये वहाँ पर भी फिट हो रही है, तो आप उस रिएक्शन को वहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो। बट यू मस्ट नो वेयर टू यूज़ इट। सो उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। सो यहाँ पर बच्चों अब हम सीख लेते हैं कि किस तरीके से हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए। सो क्लास 10th में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है ये सीख लेना है। और इसके लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वाई टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। सो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ आपने क्लास 9th में पढ़ा था और उसके अकॉर्डिंग भाई जो भी रिएक्टेंट हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उनका टोटल मास और जो प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन के बाद उसका टोटल मास वो होना चाहिए बराबर। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि ए और बी ये जो दो रिएक्टेंट हैं ये मिलकर के दे रहे हैं सी और डी। सो मास ऑफ ए and mass of B, इनका total mass should be equal to mass of C and mass of D. So this is what this verifies the law of conservation of mass. One more thing जो कि chemical equation को balance करने के लिए चाहिए वो ये है कि number of atoms left side and number of atoms right side वो भी बराबर होने चाहिए। उसको अभी हम देखते हैं किस तरीके से। एंड यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी जा रही है, तो उसमें रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। कि रीअरेंजमेंट ये हो रहा है इस तरीके से होता है कि भाई किसी कंपाउंड में कुछ एटम्स हैं, दूसरे कंपाउंड में जिसके साथ उसकी रिएक्शन हो रही है उसमें कुछ एटम्स हैं। सो हो सकता है वो अपनी प्लेस चेंज कर ले, बट प्लेस चेंज करने के बाद भी नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट शुड रिमेन इक्वल, तभी उसको कहेंगे बैलेंसिंग।
ठीक है। बैलेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई इधर हाइड्रोजन 2 हो रहे हैं तो उधर मैं 2 ऑक्सीजन कर दूं, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन अगर रिएक्शन से पहले 2 हैं हाइड्रोजन एटम तो उनको रिएक्शन के बाद भी 2 होना है। तो उसके लिए आप जो मेथड यूज़ करोगे वो मेथड कहलाती है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। एंड इसको आपको अपने कह सकते हो हॉबी बना देना है, या फिर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे। कोई भी रिएक्शन को अनबैलेंस नहीं छोड़ना, सबको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं, जैसे Zn प्लस HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखा, अब आपके टीचर ने पूछा या मैं ही पूछ रही हूँ कि भाई ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने अभी तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है या आप बिगिनर हो तो आप एक रफ कॉपी लो या फिर इसी कॉपी में एक चार्ट बनाओ। देखो सबसे पहले इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है। Zn पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एटम्स की लिस्ट बना लो। Zn ने पार्टिसिपेट किया, हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया, क्लोरीन ने पार्टिसिपेट किया। एक तरफ हमें प्रोडक्ट लिखना है, रिएक्टेंट लिखना है, और दूसरी तरफ हमें प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। और ये हमारा हो गया एटम एलिमेंट। सो Zn कितना है लेफ्ट साइड में 1, हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। राइट साइड में देखते हैं Zn कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, हमें जो आपने क्लास 10th में क्वेश्चंस किए थे ना, आप जब इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते थे तब आप क्या करते थे, आप एक मेथड जो की होती थी कौन सी वाली, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में या आप x या y में से किसी एक को बराबर करके उनको क्या करते थे, कट करते थे ना। तो यहाँ पर भी आपको वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। यहाँ देखो हाइड्रोजन 1 है और इधर क्या है 2 है। सो आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भाई 1 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही तो होगा। सो 1 2 जा 2। अब आप इस रिएक्शन में ध्यान से देखो भाई, हमें ना इसके फॉर्मूले में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, फॉर्मूले को हमें टच नहीं करना। तो पेंसिल से क्या करो भाई, अगर आदत है ना गंदी बीच बीच में लिखने की तो ऐसे बॉक्सेस टाइप के बना लो। फेयर में नहीं बनाना, रफ में ही बनाना। अब हाइड्रोजन जहाँ पर भी है उसके आगे 2 लगा दो, फॉर्मूले के आगे 2 लगाना है। कुछ बच्चों की गंदी आती होती है कि भाई वो क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं। बहुत गलत बात है बच्चों, ऐसे नहीं करना। ऐसे क्यों नहीं करना, क्योंकि भाई हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला तो HCl होता है। अब आपने H2Cl लिख दिया तो उसका तो फॉर्मूला चेंज हो गया, उसका कंपोजिशन ही चेंज हो गया। सो बिल्कुल भी ऐसे मत करना, ऐसे करना ही नहीं है। हमें जब कोई भी नंबर ऐड करना है सो हमें उसको फॉर्मूला के पहले लगाना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये दोबारा से टेबल प्रिपेयर करनी होगी। दोबारा से टेबल प्रिपेयर कर लो जल्दी जल्दी से। देखो ऐसे, अब हमने इसको बैलेंस किया ना, इसके बाद दोबारा से हमने यहाँ पे Zn लिखा, H लिखा, क्लोरीन लिखा। अब देखो Zn तो अभी भी 1 ही है, हाइड्रोजन के आगे 2 लग गया है तो भाई हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन के आगे 2 लग गया तो भाई क्लोरीन भी 2 हो गया। इसका मतलब है कि जो 2 है ना, इट विल गेट मल्टीप्लाई इनटू बोथ, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि भाई 2 की सिर्फ हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई, नहीं, आगे लगा हुआ है तो वो दोनों का है, ठीक है। नाउ वी विल सी दिस साइड, Zn 1 है, क्लोरीन भाई 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। नाउ यू कैन सी दैट दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में एंड रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में दोनों में क्या है, सेम है। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं बच्चों लेने के लिए और बहुत सारी रिएक्शंस हम कर सकते हैं, बट अभी पूरा चैप्टर फिनिश करना है। जैसे मैंने ले लिया H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट HCl। तो यहाँ पर देखो आपने हाइड्रोजन लिखा, क्लोरीन लिखा, बस 2 ही हैं। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर रिएक्टेंट में कितना है 2 और क्लोरीन कितना है 2। प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन 1 है और यहाँ भी 1 है। सबसे पहले एक को ही बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स करिए, तो आपने हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ करना है ना, रिएक्ट प्रोडक्ट में आप कर रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई किया। दोबारा से लिखो हाइड्रोजन क्लोरीन प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में तो सेम है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। प्रोडक्ट में देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, ये 2 हो गई रिएक्शन बैलेंस्ड। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, इसको एक गेम की तरह भी ले सकते हो। एंड 2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाया, तो भाई आपने लिख लिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में कितने नाइट्रोजन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2। प्रोडक्ट्स में देखते हैं
प्रोडक्ट में 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं 3। अब कैसे बैलेंस करें भाई, यहाँ तो ये चक्कर हो गया, तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट हम सबसे पहले नाइट्रोजन को कर देते हैं। तो नाइट्रोजन को हमें प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ भी नाइट्रोजन है तुमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, अब 2NH3 हो गया, ठीक है। नाउ वील सी नेक्स्ट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में हमने कोई चेंज नहीं किया है, प्रोडक्ट में 2N का मतलब 2 नाइट्रोजन। ये हाइड्रोजन के पास 3 थे, H3 थे, H3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H कितने हो गए 6, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन इज स्टिल डिसबैलेंस्ड, हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं हुआ है, तो हाइड्रोजन को रिएक्टेंट में बैलेंस करना होगा। सो वी कैन मल्टीप्लाई हियर बाय 3, बाई 2 3 जा क्या होता है 6, तो इस तरीके से बैलेंस होगा। तो अब हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कहाँ है, यहाँ है। सो व्हाट वी कैन राइट N2 + 3S2 गिव्स आउट 2NH3। नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 है, और इधर हाइड्रोजन 2 3 जा 6 है। सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब होगा क्या कि भाई आप अगर ये पहली बार कर रहे हो तब तो फिर आपको ये टेबल बार बार बनानी पड़ेगी, बार बार सीखना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैम अगर ये पेपर में आ जाता तो करना कैसे, क्या टेबल बनानी है, या फिर मैं परफेक्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं टॉपर हूँ, मुझे आता है। तो बच्चों रिस्क मत लो, देख लो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, और फिर टेबल बना दो। टेबल बनाने में क्या जा रहा है भाई, जब कोर्स में दे रखा है तो बनाओ टेबल, है ना, टेबल बना करके ही दिखा देना। अब एक आध और ले लें, या फिर अच्छा एक रिएक्शन हम लोग और कर लेते हैं आयरन वाली। आयरन की जब हम रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तब बनता है Fe3O4 और प्लस निकलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो इधर आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में क्या है, आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। प्रोडक्ट में देखते हैं आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है। बच्चों उसको ध्यान से देखना, आई विल नॉट टेक मच टाइम है। सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि आयरन इज मेटल। इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि भाई अगर किसी भी रिएक्शन में मेटल है, नॉन मेटल है, तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल को बैलेंस करने के लिए हमने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 1 जा 3। तो रिएक्टेंट में इस तरफ हमने इसको लिख दिया 3Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। दोबारा से टेबल बनाएंगे, Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखेंगे। रिएक्टेंट में 3Fe है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। प्रोडक्ट में Fe3 हो गए हैं, हाइड्रोजन 2 हो गए हैं और ऑक्सीजन 4 हो गए हैं। अब ऑक्सीजन हमें रिएक्टेंट में डिसबैलेंस लग रहा है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई हियर बाय 4। सो कैन आई राइट इट 3Fe प्लस 4S2। भाई ऑक्सीजन के यहाँ पर ही है ना, हाइड्रोजन के पास ही है ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाले में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया एंड देन हमारे पास क्या बना Fe3O4 प्लस H2। अगेन टेबल बनानी पड़ेगी, Fe प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में 3Fe हो रहे हैं, हाइड्रोजन में 4 2 जा 8 हो रहे हैं, ऑक्सीजन में 4 हो रहे हैं। प्रोडक्ट में देख लेते हैं 3, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4। अब यहाँ पर क्या करें भाई, हाइड्रोजन फिर से डिसबैलेंस्ड हो गया, 8 है और इधर 2 है, तो क्या करें, 2 4 जा 8, 2 का टेबल आता है ना, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, किधर है हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमें आगे से 4 लगा देना। चलो अगली रिएक्शन में लिख देती हूँ, यहाँ पर हम नया इसको लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4S2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4S2। सो इस रिएक्शन को एक बार काउंट कर लो, टैली करो, देखो Fe कितने हैं 3, Fe कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 जा 8, यहाँ पर कितने हैं 4 2 जा 8, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और इधर कितने हैं 4। सो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस हमने बैलेंस कर ली हैं, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। अगर नहीं आया है समझ में तो बताना, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस रिएक्शन में बहुत सारी एक्टिविटी भी दी हुई हैं बच्चों, है ना। तो एक्टिविटी के लिए व्हाट विल आई डू, आई विल मेक वन सेपरेट वीडियो। आप ये एक्टिविटी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दी कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में। सो नोट डाउन कर लो।
सो नाउ यहाँ पर हमने क्या क्या सीख लिया, बहुत सारा, आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आधा चैप्टर अभी हमें करना है और अब हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो शुरू हो गया है और उसमें हमें सीखना है कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर हेडिंग डालती हूँ कि भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हम इसको सीखेंगे बहुत ही इजी वे में, आप कह सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि व्हाट इज़ हाँ ये बॉक्स ठीक लग रहा है, व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो सिंपल सी बात समझो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि भाई दो प्रोडक्ट हैं या दो से ज़्यादा, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है, अगर वो आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे मान लो ये एक रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है, दोनों ने कंबाइन होकर एक बड़ा प्रोडक्ट बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। सो वी कैन राइट हियर व्हेन टू or more reactants combine to form a single product। ठीक है, so this reaction is called combination reaction। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और बच्चों होगा क्या ना कि जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तो कुछ चीज़ें देखी जाएंगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल यहाँ पर लिख करके बताती हूँ। जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी पढ़ी होगी, तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम ऑक्सीजन के साथ कंबशन करते हैं तो बनता है प्रोडक्ट MgO। तो यहाँ पर हमें हीट जो है वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है और हीट ज़्यादा रिलीज़ होती है। ये एक कंबशन रिएक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। और इसमें देखो ये दो रिएक्टेंट है और ये मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसको बैलेंस कर लो, O2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2Mg है तो यहाँ पे 2 लगा दो। इसी तरीके से C+O2 आपने देखा होगा, CO2, H2 plus Cl2 gives out HCl, N2 plus H2 gives out NH3। बैलेंस कर लो, 2 2 है ना तो 2 लगा दो। यहाँ पर अभी हमने बैलेंस करना सीखा है तो यहाँ पर इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो सारी रिएक्शंस में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि भाई दो रिएक्टेंट है बट प्रोडक्ट एक ही है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। और डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। और जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो उसमें हीट रिलीज होती है, हीट इज़ रिलीज्ड। कॉम्बिनेशन, ठीक है, और कंबशन, इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है एंड सम टाइम लाइट इज ऑल्सो रिलीज्ड। सो दिस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एक्सो प्लस थर्मिक। सो एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट होना, और थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। सो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट हो, हीट बाहर निकले, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे आपने अगर CaO लिया और उसमें वाटर मिलाया, CaO क्या होता है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, जब उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर ये बन गया, ये क्विक लाइम था और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, स्लेक्ड लाइम में, ये बन गया स्लेक्ड लाइम। सो इस टाइप की जो रिएक्शन है और प्लस इसमें निकलती है हीट। सो ये वाली जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। सो ये वाली आपके बुक में दी हुई है। और इस रिएक्शन का एक फैक्ट दिया है, एक मतलब आप कह सकते हो मोर नॉलेज वाला पॉइंट दिया हुआ है, वो ये कि जब हमारे घरों में पेंट होना होता है ना, सो पेंट होने से पहले जब बिल्डिंग तैयार होती है तो उसके ऊपर चूना किया जाता था।
पहले चूना किया जाता था, चूने को पानी में घोल करके, जैसे हम पेंटिंग करते हैं ना, तो पेंटिंग से पहले बेस करते हैं, तो एज अ बेस कलर हम चूना करते थे। अब जब वो चूना है ना, ये क्या करता था, चूना कर दिया तो ये जो एयर में जो प्रेजेंट है CO2, उसके साथ मिल करके चूना बना देता था CaCO3 और प्लस वाटर। This is just an additional reaction and this reaction is also given in NCERT। तो चूना जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। तो आपने देखा होगा जब चूना सूख जाता था 1-2 दिन के बाद, तो उसमें ना एक फिनिशिंग टाइप की शाइनिंग आ जाती थी। तो शाइनिंग जो होती है वो किसकी होती है, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बोल दो या फिर क्या बोल दो इसको, लाइम स्टोन। इसको लाइम स्टोन भी कह सकते हैं। So this is important, this is important, this is important। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है। भाई बर्निंग ऑफ वुड को आपने बर्न किया तो आपको हीट भी लिबरेट हुई, लाइट भी लिबरेट हुई, तो वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी रिएक्शन की, आप इसे नोट करो। फाइन, अब हम बात करेंगे जो हमारी दूसरी रिएक्शन है, टाइप ऑफ अनदर रिएक्शन, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बहुत ज़्यादा है बच्चों की, एक क्वेश्चन है जो कि बार बार CBSE रिपीट करती है। वो क्वेश्चन ये है कि वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एडिशन हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। पर जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, मैंने अगला पॉइंट मेंशन किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेक डाउन। हाँ, और यहाँ पर ना सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा तभी तो वो ब्रेक होगा। सो क्या लिखेंगे भाई, जैसे हमारा एक रिएक्टेंट है, ये ब्रेक हो गया। इसके ब्रेक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो कारण क्या हो सकता है, पहला तो हीट हो सकता है कि भाई इसको हीट दिया, दूसरा लाइट दिया, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी पास कराई उसमें, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो सकता है। सो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने A प्रोडक्ट लिया और फिर वो ब्रेक हो गया B और C में, तो हम लिख सकते हैं व्हेन अ सिंगल reactant breaks down into 2 or more products in the presence of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, आप जैसे समझो कि व्हेन आई वाज इन अ स्कूल एंड आई यूज़ टू टीच, मीन्स एज अ टीचर मुझे लगता था कि भाई मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं 30-40 क्लास में, उनको रिएक्शन समझ में आनी चाहिए, तो मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करवा देती थी। वो एक्टिविटी क्या होती थी कि भाई 4 दोस्त लिए, चारों में से एक को मैं बोलती थी कि तुम पिताजी हो और ये 3 तुम्हारी संतान है। अब भाई तुम हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तुम हेड हो। अब ये जो तुम्हारे ये जो सुपुत्र हैं ना, ये क्या करने वाले हैं, ये इसमें से एक जो है वो फोटो है उसका नाम, दूसरे का थर्मल है और तीसरे का इलेक्ट्रो है। सो फोटो डिकम्पोजिशन वाला बंदा क्या करता है भाई, वो उसको लेक्चर प्रिपेयर करना है भाई फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, थर्मल वाले को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है उसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस वाले को ये याद करना है कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है ना। तो तीनों का काम बैठ जाता था और पिताजी की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उनके बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई क्या है, अगर कहीं पे मेरा बच्चा अटकता है ना, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो पहला टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर हम किसी भी रिएक्टेंट को हीट दें और वो रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए, है ना, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaCO3 को जब हीट करेंगे तो वो देगा CaO प्लस CO2, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वो बनाएगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, यहाँ भी थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पर बच्चों ये ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी जो कि NO2 की होंगी, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जब आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट किया तो बनता है FeSO4 प्लस 7H2O, ये वाटर निकलता है, और फिर जब FeSO4 को हीट किया तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस O2, ये बनता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, व्हेन वी गिव हीट। ओके, इतना आप नोट करो, मैं यहाँ से इसको इरेज करती हूँ। अब जो अगली टाइप की रिएक्शन है वो जो डिकम्पोजिशन का अगला एग्जाम्पल है वो है कि हमने 3 तरीके की बात की थी अभी स्टार्टिंग में, हीट की, लाइट की और इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। सो जो हीट वाला है वो हमने पढ़ लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इसका अनदर टाइप है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सब्सटेंस एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो कि ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर हम धूप में रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं ना, तो ये ब्रेक हो जाता है Ag में और Cl2 में, ठीक है। सो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है और इसका कलर जो हो जाता है वो हो जाता है ग्रे। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर सनलाइट में रखते हैं तो उसका बनता है Ag और बनता है Br2, ठीक है। तो यहाँ पर भी कलर जो होता है वो ग्रे हो जाता है। इस रिएक्शन का यूज़ होता है बच्चों फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज़ होता है। ये रिएक्शन आप चेंज इन कलर में भी लिख सकते हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है वो कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, वाटर लेना है और वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है और इसमें हल्का सा H2SO4 मिला देना है, एसिडिक बना देना है सॉल्यूशन को। यू विल सी कि भाई वाटर ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट होगा, जो वॉल्यूम होगा ना, वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में होगा डबल। और इस पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी कैन सी दैट वाटर का भी ब्रेक डाउन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। सो दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। फाइन, तो ये तीनों टाइप की रिएक्शंस हमने देख लिया फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस को फटाफट से नोट डाउन करो। ओके, नाउ हमारे पास एक तीसरी टाइप की रिएक्शन है जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अलावा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपने पढ़ना है इस रिएक्शन को आगे दूसरे चैप्टर्स में भी, ठीक है। सो ये वाली जो रिएक्शन है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप ये समझ लो कि भाई कैसे याद करें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से कर देता है डिस्प्लेस। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और होता क्या है कि भाई एक तीसरा बंदा क्लास में आता है जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड को
क्या करता है, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है, यानी कि उसने आप किसको डिस्प्लेस किया, आपको डिस्प्लेस किया। और आप कब डिस्प्लेस हो गए, जब आप उस तीसरे वाले बंदे से कम स्मार्ट हो। स्मार्ट का मीन्स लुक वाइज नहीं, हो सकता है किसी और चीज़ में, किसी और एक्टिविटी में, है ना। सो जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा दे, उसकी सीट से हटा दे, उसकी जगह से हटा दे, तो इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए मान लिया कोई एक एलिमेंट है, बी और सी, भाई एक ए एलिमेंट है, एक ये बी एलिमेंट है, ये दोनों सेम कैटेगरी वाले हैं, बट बी जो है वो एक कंपाउंड बना रखा है सी के साथ। अब ए ने क्या कहा, बी को कहा हट यहाँ से, हट यहाँ से, बी को बोला उसने हट यहाँ से, तो बी जब हट गया तो क्या बन गया, ए सी, और बी हट गया, है ना। तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ए जो है वो बी से क्या हो, भाई ज़्यादा एक्टिव हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो, यू कैन से मोर रिएक्टिव। सो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करनी पड़ेगी बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज़ तो बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। और ये सीरीज़ आपकी हेल्प करेगी, जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, CU हेजी AG AU। यहाँ पर देखो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे रिएक्टिविटी का क्रम जो होगा वो कम होता जाएगा। जैसे पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। वी कैन सी फ्यू एग्जाम्पल्स, जैसे हमने ले लिया Zn + HCl, तो Zn और H दोनों की जगह देखो, Zn और H, तो Zn इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो Zn जो है इसको हटा देगा इसकी जगह से और बनाएगा ZnCl2 + H2, ठीक है। वी कैन टेक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने ले लिया पोटेशियम + HCl, तो क्या बनेगा भाई, पोटेशियम क्या H को हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है। सो KCl + H2, क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं Cu + FeSO4। अब देखो Cu देखो और Fe देखो, क्या Cu Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, भाई Fe ऊपर आ रहा है, Cu नीचे आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। Fe + CuSO4, तो भाई क्या बनेगा, FeSO4 + Cu, ये रिएक्शन पॉसिबल है बिकॉज Fe इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। Fe जो है वो कॉपर से ऊपर आ रहा है, सो Fe इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, आपने ले लिया Mg + CaSO4, तो रिएक्शन होगी, Mg देखो Mg यहाँ है, Ca है, तो Mg जो है लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि भाई एक एलिमेंट दे रखा है और एक कंपाउंड दे रखा है और पूछा है कि भाई ये रिएक्शन कंप्लीट करो, तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो कॉर्नर में, और फिर ये पता लगाओ कि ये रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं है। जो एलिमेंट रिएक्शन करने जा रहा है क्या वो दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा हाई रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव है तब तो ठीक है, लो रिएक्टिव है तो फिर वो रिएक्शन नहीं होगी। मैनी एग्जांपल्स कैन बी गिवन बच्चों, बट राइट नाउ दीज आर इनफ, नोट डाउन करिए। नाउ देर इज़ वन मोर रिएक्शन जो कि कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है सॉल्यूशंस में, सॉल्ट्स में, ठीक है। अगर हम सॉल्ट्स ले रहे हैं और सॉल्ट्स में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे हमने दो कपल्स ले लिए AB और दूसरा कपल ले लिया CD। अब A जो है वो क्या कहता है, भाई ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, सॉल्ट में तो ऐसा ही होता है ना, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, माइनस होता है, मैं दिखाना नहीं है, जस्ट इट इज़ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अगर A की जगह C आ जाए और C की जगह A आ जाए तो क्या बनेगा, CB + AD। सो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। सो एक ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ठीक है, बिटवीन दी सॉल्ट्स। सो इस टाइप की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तब क्या होता है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बेरियम क्या कहता है, यहाँ आ जाता है,
सोडियम यहाँ चला जाता है, बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाता है और सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। सो यहाँ भी ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों रिएक्शंस में यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, यहाँ पर वाइट पीपीटी बन रहा है, यहाँ पर येलो पीपीटी बन रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आ सकती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो, जिसमें इनसॉल्यूबल सॉल्ट बने। तो आप ये रिएक्शन को इसमें भी लिख सकते हो। प्रेसिपिटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया इन चारों टाइप की रिएक्शंस को। इसके अलावा हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप ये नोट करो, फिर हम उसे सीखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, इसका अपोजिट, यहाँ पर होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चों। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर हम लिखें Mg+O2 तो क्या बना, MgO। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, सो दैट इज़ वाई दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसके कारण एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जैसे यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पर रिड्यूस्ड। ये सुनो अब ध्यान से भाई, Mg में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, मैग्नीशियम का ना। सो मैग्नीशियम हो गया यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीजन। समझे? अब अगर एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, एक साथ दोनों प्रोसेस हो रही हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स को अगर ब्रेक करो तो रेड प्लस ऑक्स, लाल बैल नहीं, रेड ऑक्स मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ चल रही है, तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड और हमने हाइड्रोजन मिलाया, फिर हमारा बना कॉपर प्लस वाटर। अब देखो कॉपर ऑक्साइड में से अगर ऑक्सीजन माइनस हुआ तब ही कॉपर बनाना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन में वाटर ऑक्सीजन ऐड हुआ तब क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो? हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तभी तो ये बना
CO में से -O2 हुआ तभी तो CO बना। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ CO, नहीं हाइड्रोजन। रिड्यूस्ड कौन हुआ? CO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? CO। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका ना, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो रिडक्शन इसका हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? H2। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे एंड वन शॉर्ट वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और इसके अलावा और एग्जांपल्स देखने हैं, सो यू कैन सी अनदर एग्जांपल्स, वी कैन मेक मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। अभी आप नोट करिए एंड नाउ वी हैव टू कवर लास्ट टॉपिक जो कि कहलाता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। अब होता क्या है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास की मेटल्स की यूज़ करते हैं, बट मेटल्स स्लोली ईटन अप हो जाती हैं, उनको डैमेज कर दिया जाता है। किसके कारण? मॉइस्चर के कारण, एयर के कारण, एसिड्स के कारण वो स्लोली डिके होती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड कोरोजन। बट अगर यही ऑक्सीडेशन हम स्पेशली आयरन मेटल में देखें, सो दिस इज कॉल्ड रस्टिंग। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ कोरोजन बच्चों। ठीक है, सो कोरोजन में अगर हम कहेंगे तो उसमें रस्टिंग आएगा। रस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन। बट कोरोजन में हम और भी मेटल्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे हम इसमें बात कर सकते हैं कॉपर, सिल्वर, इन सारी मेटल्स का अलग अलग कोरोजन होता है। बट स्पेशली ये जो सबसे ज़्यादा होता है ये आयरन में देखने के लिए मिलता है। आयरन जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो बनाता है Fe2O3.XS2O। ठीक है, सो यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे, सो 3O2 हो जाएगा, 2Fe हो जाएगा, सो Fe2O3.XS2O। कहीं पे Fe3O4 भी मिल जाएगा देखने के लिए। सो ये कहलाता है रस्ट एंड इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। स्लोली जो मेटल होता है वो क्या हो जाता है? मेटल इज ईटन अप। मेटल की जो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, वो क्या हो जाती है? इज डिक्रीज्ड, वीक हो जाता है मेटल वीक हो जाता है और ख़राब हो जाता है जल्दी। सो दिस इज़ व्हाट कोरोजन एंड दिस इज़, इफ़ इट वी सी इट इज़ आयरन, सो दिस इज़ कॉल्ड रस्टिंग। अगला जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक में हमको ये बताया है कि अगर हम सेम फिनोमिना देखें फूड आर्टिकल्स के साथ, जैसे आज अगर मैंने कुछ खाना बनाया और मुझे बहुत टेस्टी लगा और मैं चाहती हूँ कि इस खाने को मैं रोज़ खाऊँ, मैं 6-7 दिन तक इस खाने को खाऊँ, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग ऑफ स्मेल होती है, चेंजिंग ऑफ टेस्ट होता है फूड आर्टिकल्स, ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के कारण। सो व्हेन द फूड स्मेल गेट्स चेंज, फूड्स टेस्ट चेंजेस। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी से बचाने के लिए फ्यू प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स को फूड आर्टिकल्स में मिला दिया जाता है ताकि वो स्लोली ऑक्सीडाइज हों। चिप्स के पैकेट, कुरकुरे, लेज, आपने देखा बहुत फ्लफ़ी होते हैं क्योंकि उसके अंदर एक नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है और वो नाइट्रोजन गैस इनर्ट होती है, मीन्स वो रिएक्शन नहीं करती खाने के साथ और उसको सेफ़ बना के रखती है। इसके अलावा उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, सॉल्ट मिला सकते हैं, शुगर के सोल्यूशन बना के चाशनी में डाल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों से, रेंसिडिटी से हम अपने फूड आर्टिकल्स को बचा सकते हैं कुछ समय के लिए। उसकी भी एक एज होती है ना, हर पैकेट पे लिखा होता है कि कंज्यूम इट बाय दिस डेट।
ठीक है। ज़िंदगी भर के लिए वो उसको सेव नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर के लिए वो उसको अमर नहीं बना सकते। हर किसी चीज़ की एक एज होती है। कोरोजन से मेटल्स को बचाने के लिए, रस्टिंग से मेटल्स को बचाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे पेंटिंग कर दिया जाता है, गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कि दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है आयरन के ऊपर, क्योंकि आयरन का यूज़ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आयरन ही डिके होता है। आयरन के कारण हमारी कंट्री में बहुत सारा लॉस होता है पर ईयर मनी का, ठीक है। सो इस चीज़ से बचाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस को किया जाता है। कोरोजन हम दोबारा से भी पढ़ने वाले हैं एक दूसरे चैप्टर में भी। सो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था ना बच्चों, उसकी समरी थी शॉर्ट में। अदरवाइज़ एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को लेकर के चला जाए ना तो बहुत टाइम टेकन है। बट आप लोगों को पता है कि योर एग्ज़ाम्स आर नियर बाय और हमें टॉपिक्स का वन शॉट चाहिए ही होता है रिवीजन के लिए। सो दैट इज़ वाई आई हैव कंपोज दिस वीडियो, आई हैव मेड इट फॉर यू। बट आई विल बी मेकिंग वन मोर वीडियो। छोटे छोटे टॉपिक्स में हम इसको बनाएंगे एंड एवरीथिंग वी विल स्टडी इन डिटेल। तब तक आप अपना प्यार देते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। आपके कमेंट्स जो है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू कैन से कि भाई वो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।